हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रीजय श्रीवास्तव, केमिस्ट्री फैकल्टी इन मोशन फाउंडेशन। आज हम लोग एनटीएससी स्टेज 2 के लिए जो चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, बट इसके अंदर एक जो टॉपिक है आपका मेटलर्जी, वो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। 8th क्लास के अंदर आप नॉर्मली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो बहुत ईजी चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज भी है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस चैप्टर को प्लीज अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली जो पार्ट है वो लर्न करने का है, न्यूमेरिकल पार्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आपका मेटल नॉन मेटल, इसके अंदर 3 चीजें हमने पढ़नी है। मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेटलर्जी। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर एक टॉपिक आता है कि किस किस टाइप की बॉन्ड्स बनती है, और उसके अंदर उनके आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा कि मेटल्स जो होते हैं सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, दे आर मेलेबल, उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर डक्टाइल, उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, उसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ऐसी नॉन मेटल्स की बात की जाए तो दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनरस, नॉन मेलेबल, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। ये सारी चीजें हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन मतलब जैसे पूछा जाए कि लिक्विड नॉन मेटल, ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, नॉन मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ग्रेफाइट। हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज डायमंड। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, इट इज सिल्वर। बेस्ट मेलेबिलिटी इज ऑफ गोल्ड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। और इन जैसे एक और चीज सॉफ्ट मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर, सोडियम, लिथियम। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको क्या करने हैं, याद करने। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज कि जो मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्या मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यस, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो नेचर ऑफ द ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करूं तो Na2O बनेगा, मैग्नीशियम MgO बनेगा, एल्यूमिनियम Al2O3, ZnO, FeO, CuO, ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड्स है। मतलब मेटल की किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और जब आप इनका नेचर स्टडी करेंगे तो दे आर बेसिक इन नेचर। ये कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। एक और चीज यहाँ याद कीजिए इन दोनों के लिए, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब विच बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं उनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। तो दो हैं ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऐसे हैं जो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक। और बाकी सारे जनरली मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके बेसिक इन नेचर। अब जैसे मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे CO2, SO2, NO, ClO2, ये सब क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस कैसे बताएंगे। नॉन मेटल जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब एसिडिक के साथ और एक और चीज होती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स NO, CO, H2O, ये सारे न्यूट्रल है। ये नॉन मेटल भी हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हैं, बट इनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये याद करना है। ठीक है, कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं न्यूट्रल के, तो प्लीज इनको अच्छे से याद करिए। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल तो याद कर लीजिए। तो मेटल reacts with oxygen, form basic oxide,
and amphoteric. Non-metal reacts with oxygen form acidic oxide and some neutral oxides. ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया डिफरेंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ वाटर. क्या मेटल नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? तो मेटल्स तो करते हैं, ठीक है, जैसे NaOH, MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, FeO, ठीक है, ZnO. अब मैंने यहाँ पे O क्यों बनाया, OH क्यों नहीं बनाया? अब यहाँ पे याद रखिए, वाटर के साथ कंडीशन होती है. वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वहाँ कंडीशन आती. कंडीशन क्या कि मैटर वाटर जो होता है वो 3 टाइप में लिया जाता है. या तो आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, या हॉट वाटर के साथ करा सकते हैं, या स्टीम के साथ करा सकते हैं. ठीक है, 3 कंडीशन होती है. अब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन वो करेगा वो मेटल जो हाईली रिएक्टिव होगा. हाईली रिएक्टिव मतलब जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मिडिल रिएक्टिव होते हैं, वो हॉट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते. उनको रिएक्शन करने के लिए कुछ सम अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, हॉट वाटर से. आप पानी कैसा लोगे, हॉट वाटर लोगे, तभी वो रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा. जैसे मैग्नीशियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं. अब आते हैं हम लीस्ट रिएक्टिव पे, जैसे आयरन और कॉपर. अब मैं ये रिएक्टिविटी कैसे बता रही हूँ, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो उसमें देखना सोडियम पोटेशियम ऊपर आते हैं, है ना, फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आते हैं, और नीचे कॉपर और आयरन. तो कॉपर और आयरन बहुत नीचे आते हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है. तो उनको रिएक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए. तो वाटर ना हॉट हो ना कोल्ड हो, कौन सी फॉर्म में हो, स्टीम फॉर्म में हो, तभी वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. तो स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करके या तो वो FeO बना लेगा या Fe2O3 बना लेगा. ठीक है, तो कंडीशन याद करनी है कि हॉट वाटर से हो रही है, कोल्ड वाटर से हो रही है, या स्टीम से हो रही है. ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव किससे करेंगे, स्टीम से. मतलब नॉन मेटल वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं. अब क्या, सॉरी, मेटल भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं. अब आते हैं क्या नॉन मेटल भी करते हैं. तो बच्चों याद रखना, नॉन मेटल डायरेक्टली नहीं करते हैं. आप वाटर के अंदर सीधा नॉन मेटल डालोगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे. उसका रीजन क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं. तो हाइड्रोजन के नीचे आने की वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन इसके ऑक्साइड्स करते हैं. नॉन मेटल डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, नॉन मेटल ऑक्साइड करता है. नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, SO2, या SO3 भी बना सकते हो. तो SO2 SO3 रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा. ठीक है, अब मैं कार्बन को लूं तो कार्बन C+H2O रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन CO2+H2O हो जाएगी, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3. तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते. नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके वाटर के साथ क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड भी कर लेते हैं और सिंपल मेटल भी करते हैं, लेकिन दोनों ही क्या बनाएंगे, बेसिक सब्सटेंस बनाएंगे. तो ये डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे बेसिक बनता है, यहाँ पे एसिडिक बनता है. ठीक है, तो ये कुछ क्या है. अब एसिड्स के साथ रिएक्शन, तो मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन. तो मेटल भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल भी करते हैं, क्लोरीन के साथ भी दोनों रिएक्शन करते हैं. दोनों में फर्क क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड होती है. जब भी मेटल हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड कैसी बनती है, आयोनिक. आयोनिक बॉन्ड का मतलब वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है.
लेकिन जब नॉन मेटल करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ तो वो बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग होती है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड किसके अंदर होता है, नॉन मेटल्स के अंदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, और मेटल्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक, और शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, डिफरेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्लीज रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये एग्जांपल्स याद करिएगा कि न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, ये सब कौन होते हैं, इनको अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट अब मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, 2 टाइप्स की, आयनिक और कोवेलेंट। और लास्ट है मेटलर्जी, हम आगे पढ़ते हैं। सब पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेटलर्जी के क्वेश्चन। अच्छा, मेटलर्जी के अंदर अब क्या आता है, आपने ओर पढ़ी होगी, गैंगुई पढ़ी होगी। ओर एक्चुअली क्या होती है, जिसमें से हमें वो सब्सटेंस मिल रहा है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ओर। जिसमें से हमें मिल रहा है मेटल, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। अब जो ओर होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म में तो होती नहीं है, क्योंकि वो अर्थ में से निकल रही है, तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होगी, जैसे स्टोन होंगे, रॉक होगी, सॉइल होगी, ग्रेवल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उन अर्धी इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंगुई बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धी इम्प्योरिटीज किस में प्रेजेंट है, ओर के अंदर, तो उनको क्या बोला जाएगा, गैंगुई। ओर क्या होती है, जिसमें से हमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है। तो मेटलर्जी 3 स्टेप में होती है, आपने पढ़ा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि ओर, हमें पूरी प्योर ओर चाहिए जिसमें से हम मेटल निकालें। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, गैंगुई को रिमूव करना है। अब गैंगुई को रिमूव करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक वॉश होता है, फ्लोटेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ये सारे मेथड आप किसके लिए यूज करते हो, फॉर रिमूवल ऑफ गैंगुई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब आपको ओर मिल जाती है तो ओर हम जनरली 2 टाइप में हम देखते हैं, सल्फेट और कार्बोनेट। और भी होते हैं बट आपके कोर्स में जनरली सल्फेट और कार्बोनेट होती है। ठीक है, तो जब सल्फेट और कार्बोनेट मिल जाती है तो हम उनको कुछ प्रोसेस से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपने 2 प्रोसेस पढ़े होंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। जब भी हम किसी कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है। जैसे CaCO3, इसको ऑक्साइड में चेंज करेगा, क्या बनेगा, CaO। ठीक है, और मान लीजिए हमने बोला ZnS, ZnS प्लस O2। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्लस O2 लिखा, यहाँ प्लस O2 नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस जहां नहीं होती, इट इज नोन एज कैल्सिनेशन, और जहां पे प्रेजेंट होती है वहां बोलते हैं रोस्टिंग। ऑक्सीजन की प्रेजेंस, और दूसरी चीज, एक और चीज देखी जाती है, कार्बोनेट ओर को जब आप ऑक्साइड में चेंज करें, इट इज नोन एज कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर को जब आप चेंज कर रहे हो, इट इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, तो आप किस में चेंज करते हैं, पहले ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में चेंज हो गया तो क्या आपको मेटल मिला, नहीं। अब मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अब हमें इसके ऑक्सीजन को भी क्या करना है, हटाना है। ऑक्सीजन हटाने के लिए हम लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर कार्बन लो या एल्यूमिनियम लो, हम 2 पढ़ते हैं, कार्बन और एल्यूमिनियम। अगर कार्बन लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, और अगर एल्यूमिनियम लेते हैं उसको बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट, या फिर थर्माइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी 2 टाइप के होते हैं। अगर कार्बन लिया तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाएगा, अगर एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनो थर्माइट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पहले तो आप कार्बोनेट और सल्फाइड से किस में जाते हैं, ऑक्साइड में, और फिर ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं, स्मेल्टिंग और एल्यूमिनो थर्माइड। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और लास्ट में आप उसकी क्या करते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के लिए मैंने एक प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, कैथोड और एनोड बनाते हैं, है ना, दो रॉड्स लगाई जाती है। जो इम्प्योर वाली होती है वो कहाँ जाती है, एनोड पे, जो प्योर वाली रॉड होती है वो कहाँ जाती है, कैथोड पे। ठीक है, इससे हम उसकी क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो ये पूरा आपका क्या था, मेटलर्जी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जैसे करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है, एक टाइप की ओर है ना, डोलोमाइट एक टाइप की क्या है, ओर है। तो अब ये तो याद करना पड़ेगा बेटा कि ओर जो होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे गैलेना, सिनेबार, डोलामाइट, रॉक सॉल्ट, ये सब ओस होती हैं। तो प्लीज इनको कुछ जो कॉमन ओस है उनको जरूर अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे डोलामाइट इज ओर ऑफ कैल्शियम। अब इसमें देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलता है, बट जो मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है वो आपको कैल्शियम मिलता है, इसलिए ओर किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, CaCO3.MgCO3। तो ये आपको याद करना है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट सेट्स विच रिप्रेजेंट्स ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। ठीक है, आपको बताना है, इसमें चूज करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, एम्फोटेरिक आपको पता होगा, इट इज Al2O3 और ZNO, अभी मैंने बताया था। तो एम्फोटेरिक में देख लीजिए क्या है, Al2O3 यहाँ पे प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, मतलब इन दो ऑप्शंस में हो सकता है। ठीक है, PbO भी होता है वैसे एम्फोटेरिक। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल अभी हमने पढ़ा था, CO भी होता है, NO भी होता है, तो इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। नेक्स्ट बेसिक। बेसिक ऑक्साइड आपका MgO होता है, ZNO भी होता है। ठीक है, और लास्ट आपका पढ़ते हैं एसिडिक। तो CO2 भी एसिडिक और P2O5। तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो थर्ड है। अब थर्ड के साथ ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड के साथ सेकंड है और थर्ड के साथ फोर्थ है, तो फोर्थ तो नहीं है अपना। ठीक है, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, थर्ड एंड फोर्थ भी हो सकता है। और थर्ड और सेकंड में देख लेते हैं, तो SO2 एसिडिक होता है, NO बेसिक नहीं होता, ये गलत है। तो आपका आंसर आएगा थर्ड और फोर्थ। देखो P2O5 SO3 दोनों क्या हो गए, एसिडिक। ZNOCO आपका क्या हो गया, बेसिक। NO N2O आपके न्यूट्रल का एग्जाम्पल है। Al2O3 PbO आपका किसके एग्जाम्पल है, एम्फोटेरिक। ओके, तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको नेचर याद होना चाहिए। प्लीज न्यूट्रल और एम्फोटेरिक याद करके जाइएगा। बाकी याद कर लीजिए कि जो मेटल होते हैं तो वो तो बेसिक बनाएंगे और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डुरेलियम इज अलॉय। अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। दो मेटल्स या मेटल नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, आपको बुक के अंदर अलॉय की एक टेबल दी गई होगी, उसको अच्छे से लर्न कीजिए। जैसे डुरेलियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, सोल्डर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ये जो कुछ जर्मन सिल्वर हो गया, ये जो कुछ कॉमन अलॉय है, इनको अच्छे से इनकी कंपोजिशन याद करके जाएगा। परसेंटेज में नहीं कह रही कि उनके अंदर कौन कौन से मेटल है, ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे डुरेलियम एल्यूमिनियम का अलॉय है, मेन कंपोनेंट इज अलॉय, बट उसके साथ साथ उसके अंदर मैग्नीज, मैग्नीशियम और क्रोमियम, कॉपर के भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करके ही जाना पड़ेगा। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है ना, वो याद करना। स्टेनलेस स्टील, आयरन और कार्बन, और इसके अंदर क्रोमियम और निकल के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके अंदर जैसे सोल्डर हो गया, लेड और टिन, तो कंपोजिशन अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयोनिक। नॉट आयोनिक पूछा है कि कौन सा आयोनिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं CaCl2, MgCl2, LiCl और AlCl3। एक्चुअली इसमें आप यहाँ पे ये मानोगे कि जो भी है सारे मेटल है और मेटल के साथ नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल कैसी बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बट प्योरली आयनिक नहीं होती, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं,
है ना, कोवेलेंट। ये आगे जाके आप 11th क्लास में एक फेजांस रूल पढ़ोगे, उसके अंदर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप फेजांस रूल का लॉजिक नहीं लगाना, आपको याद कर लेना कि कुछ आयनिक पार्टिकल्स या कुछ कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अभी आप लर्न कर लीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा जब आप 11th क्लास में जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, MgCl2 आपका आयनिक में आता है, तो थर्ड ऑप्शन कहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों में, ठीक है। और आपका LiCl फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड इज आयनिक, ये पूरे आयनिक होते हैं, नॉट आयनिक पूछ रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ के अंदर आपका दो ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो AlCl3 और LiCl इसके अंदर कौन से कैरेक्टर होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे होता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी कि कुछ मेटल ऊपर होते हैं जो नीचे अपने प्रेजेंट नीचे एलिमेंट को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट तभी होगा जब वो हायर रिएक्टिव होगा, वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए जिंक और कॉपर, तो ऑब्वियस सी बात है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, मतलब रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक और एल्यूमिनियम, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो यहाँ पे जिंक रिप्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट जिंक और सिल्वर, तो जिंक हायर रिएक्टिव देन सिल्वर कर देगा, मतलब रिएक्शन डज नॉट अकर, पर ये रिएक्शन होगी, ये स्टेटमेंट गलत है ना। नेक्स्ट जिंक और लेड, जिंक हायर रिएक्टिव देन पीबी, मतलब रिएक्शन होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है, थर्ड वाला। थर्ड रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जो सिल्वर है वो कम रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, आपको मैं ये नहीं कह रही पूरी रट के जाइए रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ कॉमन एग्जांपल्स याद करिए, स्पेशली याद करिए कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, तो कॉपर के साथ जितने भी ऊपर मेटल है सब कॉपर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए सिल्वर के ऊपर आता है कॉपर, तो कॉपर सिल्वर को कर सकता है, सिल्वर कॉपर को नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। दीज मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन। अच्छा, अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जो ऑक्सीजन का क्या करता है, रिमूवल करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम कार्बन और एल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कार्बन और एल्यूमिनियम मिडिल और लोअर रिएक्टिव एलिमेंट पे ही काम करता है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? अब मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास Na2O है और MgO है, और मुझे इसको कार्बन या एल्यूमिनियम से क्या करना है, इसके ऑक्सीजन को हटाना है, तो यह नहीं हटेगा, ये ऑलरेडी हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, इनकी जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है। कार्बन एल्यूमिनियम इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो सोडियम को उसकी जगह से हटा सके, ठीक है, या एल्यूमिनियम इसको हटा सके, ये नहीं हटा सकते क्योंकि इनकी बॉन्ड ऑलरेडी क्या है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कार्बन और एल्यूमिनियम नहीं ले सकते, तो क्या इनका एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। इनके लिए लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इनके क्लोराइड्स बना के, जैसे क्लोराइड जैसे NaCl, MgCl बना के, MgCl2 बना के, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम मेटल का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आयरन इज नॉट एबल टू ब्रेक द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, कार्बन हैज लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। कार्बन की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है या अट्रैक्शन है वो कम है इन मेटल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन तो करेक्ट है ना। थर्ड और बोल सकते हैं कि कार्बन वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो नहीं कर सकता, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ। अब कार्बन बहुत एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, कार्बन बहुत एक्सपेंसिव नहीं क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के लिए तो आप कार्बन यूज करते हो, ठीक है, और एलॉय से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको बर्न करने के लिए, बर्न करते टाइम जब हम बर्न करते हैं तो वो बर्न नहीं होता, हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिबन है वो कहाँ है? इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और हम मानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो जो रिबन है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर थोड़ी ना बर्न करेगी, है ना, मैग्नीशियम बर्न करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं। तो जब मैग्नीशियम की सरफेस आ जाती है तब वो क्या करता है? बर्न करना स्टार्ट होता है। तो हम क्लीन क्यों करते हैं? टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम उसके ऊपर सैंड पेपर से क्या करते हैं? उसको रब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है कि इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal M moderate reactivity is present as its sulfide X. On heating in air it convert into oxide Y and a gas evolve. On heating Y and X together the metal will be produced. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जिसको आप याद करिए, सेल्फ रिडक्शन। अब सेल्फ रिडक्शन क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स अपने आप को ही रिड्यूस करते हैं, वहां रिडक्शन के लिए कार्बन और एल्यूमिनियम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद ही रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कॉपर की। मेरे पास कॉपर की ओर है Cu2S, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराई O2 से तो बना CuO प्लस SO2। अब ये सल्फाइड से किस में चेंज हो गया? ऑक्साइड में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। अब यहाँ पे कार्बन का यूज करके मुझे इस ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक और चीज कर सकती हूँ कि मैं इस CuO को ही लेके वापस से इसके साथ Cu2S के साथ करूं तो ये Cu प्लस SO2 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसके ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैंने Cu2S लिया, मतलब इसी सब्सटेंस ने इसका क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। ठीक है, मतलब कॉपर का रिडक्शन कॉपर ने ही किया। दिस इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। ये याद करना, ये सेल्फ रिडक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इसी पे है, ये पूरा क्वेश्चन इसी पे है। देखिए एक M मेटल है तो ये M हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी X हो गया, कॉपर M है सल्फाइड के साथ। ऑन हीटिंग इन एयर इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड और Y गैस हो गई तो ये क्या हो गया? Y। ठीक है, ऑन हीटिंग Y एंड X टुगेदर, गैस इवॉल्व Y और X टुगेदर। ठीक है, X और Y बताना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, X और Y नहीं होना चाहिए, Y ऑक्साइड Y, सॉरी ऑक्साइड Y है ना, ऑक्साइड Y बना। तो X और Y को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास मेटल क्या आ गया? M आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे इसमें? यहाँ पे देखो ये क्यूप्रेस होगा, कैसे मुझे पता चलेगा? क्यूप्रिक होगा या क्यूप्रेस, हम S-2 और ये +1 तभी बनेगा फॉर्मूला। तो +1 वैलेंसी को क्या बोलते हैं? क्यूप्रेस। अगर +2 वैलेंसी होती है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। तो ये क्या है? क्यूप्रेस सल्फाइड। और यहाँ पे क्या बनेगा? क्यूप्रेस सल्फाइड और क्यूप्रेस ऑक्साइड। क्यूप्रेस ऑक्साइड तो नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बनना चाहिए, यहाँ पे क्यूप्रिक आना चाहिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। CuO बनेगा ना, तो CuO में क्या होगी? वैलेंसी क्या होगी? +2 -2, तो +2 को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये सेल्फ रिडक्शन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पे इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। रिएक्शन आपको याद होगी तो 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो सेल्फ रिडक्शन अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर बताना है रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, जब हम मेटलर्जी करते हैं तो सेकेंड स्टेप में मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाई रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और लोअर रिएक्टिव।
तो जो बॉटम ऑफ द सीरीज होती है उसमें लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और लोअर रिएक्टिव एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आपको कॉपर, आयरन जो होते हैं वो नेटिव स्टेट्स में मिल सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं। तो नेटिव स्टेट में मिलना मतलब अपने एटॉमिक फॉर्म में मिलना। तो फर्स्ट का तो थर्ड होगा, मतलब सी और डी में से हो सकता है। द टॉप ऑफ द सीरीज, तो टॉप वाले पे क्या होता है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट, और अभी मैंने बोला हायर रिएक्टिव एलिमेंट अपने आप को रिड्यूस ऑक्सीजन से नहीं करवाते, उनके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो बी का आना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट है। नेक्स्ट, लोअर रीजन ऑफ द सीरीज और मिडिल रीजन, अच्छा मिडिल वाले और लोअर, लोअर रीजन में तो हम जैसे कॉपर हो गया, इनको सिंपल हीट करके भी क्या कर सकते हैं, सिंपल हीटिंग से भी इनका क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का होगा सेकंड, और मिडिल ऑफ दी इज रिडक्शन, डी का होगा फोर्थ, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। अभी हमने पढ़ा था जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास एक मेटल है X, मतलब उसकी ओर है, और वो Y में कन्वर्ट हो रहा है। ये अब याद करिए, सेम वही क्वेश्चन है, देखो X Y में कन्वर्ट हो रहा है और Y रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड X। अभी हमने किया, अभी सेम क्वेश्चन किया हमने, Cu2S प्लस O2 एयर में कर रहे हैं, तो CuO प्लस SO2, तो ये Y में कन्वर्ट हो गया, ये X। अनरिएक्टेड मतलब इसमें से कुछ पार्ट बचा होगा, उससे Y रिएक्ट कर रहा है, तो Y क्या है आपका, CuO प्लस Cu2S, तो आपका क्या बन जाएगा, Cu प्लस SO2। देखिए एक ही रिएक्शन पे दो टाइप के क्वेश्चन बन गए, तो एक ही रिएक्शन पे दो क्वेश्चन बने जो लैंग्वेज बेस्ड थे, XY, है ना। तो ये सेल्फ रिडक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी देखनी है तो इतने सारों में मत देखो, सबसे पहले देखो आपको सिल्वर दिख रहा है ना, तो सबसे कम रिएक्टिव तो सिल्वर ही होना चाहिए, तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा। ओके, इसके बाद क्या कॉपर भी है, हाँ तो कॉपर है, सही है। इसके बाद आप आयरन और जिंक में मानिए, आपको पता होगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कम रिएक्टिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। सॉल्व हो गया। ऑप्शन से जाइए, बहुत ज्यादा सीरीज लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं आ रहा, ऑप्शन आप स्टडी करिए, क्वेश्चन जल्दी होंगे, आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर अलॉय के ऊपर एक और क्वेश्चन की, सोल्डर एक अलॉय है, किसका है, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है, लेड प्लस टिन का अलॉय होता है सोल्डर, तो लेड इज Pb, टिन इज Sn। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन, आयरन के ऊपर करोजन का प्रोसेस होता है, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर से वो क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, तो उसकी सरफेस को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, और उस कोटिंग को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे कम रिएक्टिव क्या होता है, क्योंकि जिंक जल्दी रिएक्ट करेगा, आयरन धीरे धीरे करेगा, ऑल्दो आयरन पे भी करोजन होता है बट उसकी रिएक्टिविटी क्या है, स्लो है। ठीक है, तो जिंक को बचाने के लिए उस पे आयरन की कोटिंग की जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। केमिकली रस्ट इज, रस्ट अभी हमने करोजन की ही बात कर रहे थे, तो आयरन पे करोजन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या बनाता है, Fe3O4 या Fe2O3O4 डॉट XH2O। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक Fe3O4, अच्छा फेरिक और फेरस में कंफ्यूज मत होना, फेरस इज +2 वैलेंसी, फेरिक इज +3 वैलेंसी, फेरस, फेरिक, कॉपर +1, कॉपर +2, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ठीक है, बड़ी वाली वैलेंसी रिक होती है, छोटी वाली रस होती है, याद करने का तरीका, पर वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। छोटी वाली ROUS से बताते हैं, बड़ी वाली RIC से बताते हैं। ओके, नेक्स्ट,
आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय, आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवेलेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कब बनेगी, जब एक ऐसा सब्सटेंस हो जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, और दूसरा ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता हो। तो इलेक्ट्रॉन को देने वाला इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर दोनों ही लेने की कैपेसिटी रखते हो, जैसे नॉन मेटल है, तो वहां पे शेयरिंग का ऑप्शन रहा, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट देगा और दूसरा एलिमेंट लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर ग्लैंस, कैलेमाइन, रॉक सॉल्ट और इप्सम सॉल्ट, ये सारी क्या है, वो हैं ओज हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगी, देखिए सबसे पहले सबसे सिंपल कर लेते हैं। रॉक सॉल्ट इज NaCl, मतलब हेलाइड है, हेलाइड, हेलाइड मतलब हेलोजन। तो सी का आंसर, सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड इन दोनों ऑप्शन में है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कैलेमाइन, इप्सम सॉल्ट। अब इप्सम सॉल्ट आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, इट इज MgSO4। MgSO4 को इप्सम सॉल्ट बोला जाता है, मतलब सल्फेट है, सल्फेट मतलब डी का फर्स्ट होना चाहिए, तो डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, आंसर विल बी सी। तो ए का थर्ड हो जाएगा सल्फाइड, कॉपर ग्लैंस, Cu2S, और कैलेमाइन इज कार्बोनेट, मे बी ZnCO3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से गए, रॉक सॉल्ट तो आपको याद ही होगा, रॉक सॉल्ट तो आपको पता ही है, NaCl को बोलते हैं, तो यहाँ ऑप्शन से बना है। इप्सम सॉल्ट आप याद कर लीजिएगा, इट इज MgSO4। सल्फाइड्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज रोस्टिंग, अभी पढ़ा था। रोस्टिंग क्या है, सल्फाइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना, कार्बोनेट्स इन द एब्सेंस इज कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड, सॉरी, रोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बोला था गैंगुई का रिमूवल होता है ना। तो गैंगुई को रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, मैं तीन प्रोसेस आपको बता रही हूँ। पहली हाइड्रोलिक वॉश, हाइड्रोलिक वॉशिंग, नेक्स्ट फ्रोथ फ्लोटेशन, नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। बस तीन याद करिए, तीनों में क्या है, हाइड्रोलिक वॉश इज जनरली फॉर कार्बोनेट ओज, हैवी मेटल है ना, मेटल हैवी होना चाहिए प्लस कार्बोनेट के साथ बॉन्ड होनी चाहिए। फ्रोथ फ्लोटेशन इज जनरली फॉर सल्फाइड और सल्फाइड, है ना। लास्ट मैग्नेटिक सेपरेशन, जनरली जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है वो, और जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, आयरन, तो नाम से ही समझ जाओगे क्योंकि आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, अट्रैक्ट करने। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर सल्फाइड ओर होता है। सल्फाइड ओर में कैसे किया जाता है, आप एक वाटर टैंक लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा होता है, आप ये जो ओर होती है, ओर के साथ क्या मिक्स है, गैंगुई मिक्स है, उसको क्रश करके इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज डाली जाती है, पाइन ऑयल, और बहुत हाई स्पीड से एयर को प्रेशर कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस करने से क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, किसके अंदर, ऑयल के अंदर। अब पाइन ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या करती है कि जो भी आपकी ओर है, अगर वो सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर स्टिक कर लेगी और ऊपर आके क्या बना लेगी, बबल्स बना लेगी, फ्रोथ बना लेगी, झाग बना लेगी। तो उस झाग में किसके बबल्स हैं, पाइन ऑयल के। उन पाइन ऑयल्स पे क्या स्टिक है, सल्फाइड ओर, लेकिन गैंगुई नहीं होती, गैंगुई नीचे ही रहती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो आपकी जो ओर है और गैंगुई है उसमें क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। दिस मेथड इज नोन एज फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। अब हाइड्रोलिक वॉश में क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉश में एक ऐसे
टिल्ट करके एक प्लैंक बताते है ना, और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे वो मिक्सचर रखा जाता है। किसका मिक्सचर? ओर और गैंगुई का। और उसके ऊपर बहुत हाई स्पीड से वाटर पास किया जाता है। तो जब वो वाटर पास करते हैं तो जो गैंगुई है वो लाइट इन वेट होती है, हल्की होती है, तो वो पानी के फ्लो के साथ क्या होती है, बह जाती है। जो ओर होती है वो हैवी होती है, तो हैवी होने की वजह से उसका मूवमेंट धीरे होता है और इनके अंदर छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, वो उनके अंदर जाके क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोटेशन, बस ये इतना याद कर लीजिए कि कार्बोनेट के लिए, सल्फाइड के लिए, इनके लिए यूज होती है। तो अब यही पूछ रहा है डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग मतलब कि कौन स्टिक करेगा, तो इस कौन सा प्रोसेस होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। इट इज जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर। ओके, मेटलर्जी में बहुत ज्यादा मत जाइएगा। मेटलर्जी आप एक्सप्लेनेशन में 12th क्लास में पढ़ते हैं, 11th 12th में आती है, वैसी मेटलर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक कंसंट्रेशन के मेथड और आपकी कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन पे ही रहिएगा। बहुत ज्यादा मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आते। जनरली ध्यान दीजिएगा ओर पे और एलॉयज की टेबल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने एनटीएससी स्टेज 2 के अकॉर्डिंग मेटल नॉन मेटल्स की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मोशन फाउंडेशन पे बने रहिए। थैंक यू।